नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। वो ये कि हमारा समाज लड़के और लड़कियों से जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनसे क्या अलग-अलग उम्मीदें रखता है और कैसे ये उम्मीदें उनकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ अनकहे नियम, फिर बात करेंगे कि कैसे दो अलग दुनियाओं में दो अलग तरह से परवरिश होती है। इसके बाद हम घरेलू काम की कीमत को समझेंगे, मिलानी की कहानी पर एक गहरी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि समानता की तरफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अनकहे नियम। मतलब समाज ने हमारे लिए जो भूमिकाएं तय कर दी हैं उन्हें थोड़ा खंगालते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं उन छोटे छोटे पर बहुत असरदार तरीकों से जिनसे समाज बचपन से ही लड़के और लड़कियों में फर्क करना शुरू कर देता है। हाँ, ये तो हम सबने देखा है ना, लड़कों के लिए कारें और लड़कियों के लिए गुड़िया। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? मतलब खिलौने तक हमें ये सिखा रहे होते हैं कि हमसे उम्मीदें क्या हैं। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो टफ बने और लड़कियों से कि वो जेंटल और देखभाल करने वाली बने। और ये छोटा सा फर्क हमारी रोज की जिंदगी में बहुत गहरे तक समाया हुआ है। तो देखिए, बात सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस की नहीं है। मतलब पुरुष और महिला होना तो एक जैविक अंतर है, लेकिन समाज क्या करता है, वो इसके ऊपर अपनी सोच, अपने सामाजिक मूल्य थोप देता है। जैसे पुरुष मतलब सख्त और महिला मतलब कोमल। तो ये सिर्फ बायोलॉजी का खेल नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारी संस्कृति हमें क्या सिखा रही है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। दो दुनियाएं, दो तरह के पालन पोषण। यहां हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग कल्चर और समय में बचपन एकदम अलग होता है। एक जरूरी बात यह है कि ये जो भूमिकाएं हैं ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में बच्चों के बड़े होने का तरीका भी बिल्कुल अलग रहा है। इसको समझने के लिए चलिए दो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, 1920 के दशक में समोआ आइलैंड्स पर। वहां का जीवन आज से बहुत अलग था। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि जो बड़े बच्चे होते थे, चाहे वो 5 साल के ही क्यों ना हो, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। फिर जब लड़के 9 साल के होते तो वो बड़े लड़कों के साथ जाकर मछली पकड़ने जैसे बाहरी काम सीखते थे। और लड़कियां, वो भी किशोरावस्था तक छोटे बच्चों का ध्यान रखती थीं और 14 साल की होने के बाद वो भी मछली पकड़ने, खेतों में काम करने, यहाँ तक कि टोकरियां बुनने जैसे काम करती थीं। मतलब काम उम्र के हिसाब से बंटा था, जेंडर के हिसाब से नहीं। अब जरा इसकी तुलना करते हैं 1960 के दशक के मध्य प्रदेश से। यहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। क्लास 6 से ही लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते थे। लड़कियों का जो स्कूल था उसके बीच में एक आंगन होता था, जहां वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि दुनिया से कटकर खेलती थीं। वहीं लड़कों के स्कूल के साथ एक बड़ा खुला मैदान होता था। लड़के सड़कों को भी खेलने के लिए, साइकिल पर करतब दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि लड़कियां वो झुंड में चलती थी क्योंकि उन्हें हमेशा छेड़े जाने या किसी हमले का डर लगा रहता था। ये तस्वीर उस फर्क को बहुत साफ दिखाती है। एक ही सड़क, लेकिन लड़कों के लिए वो एडवेंचर की जगह थी और लड़कियों के लिए एक ऐसी जगह जहां उन्हें सावधान रहना पड़ता था, एक साथ ग्रुप में चलना पड़ता था। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि आजादी और सुरक्षा के मायने भी जेंडर के हिसाब से कैसे बदल जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं घरेलू काम के मूल्य की। मतलब वो काम जो घर के अंदर होता है और जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक ऐसा श्रम जिसे कई बार तो काम का दर्जा भी नहीं मिलता। ये सवाल बहुतों के मन में आता है कि क्या घर पर रहना काम नहीं करना है? लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो महिलाएं घर संभालती हैं, वो असल में सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके काम करती हैं। पर हमारा समाज अक्सर उनके इस बहुत बड़े योगदान को नजरअंदाज कर देता है। और इसी चीज के लिए एक शब्द है, अदृश्य काम। मतलब घर के काम और देखभाल जैसे काम, जिन्हें असली काम माना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके पैसे नहीं मिलते और समाज ये मानकर चलता है कि ये तो महिलाओं का काम है, ये तो उन्हें नेचुरली आता है और इसीलिए इसे कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती। तो सवाल उठता है कि घरेलू काम को इतनी कम अहमियत क्यों दी जाती है? पहली बात, क्योंकि इसकी मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर है। दूसरी, इसे असली काम नहीं माना जाता क्योंकि इसके पैसे नहीं मिलते और समाज ये मान लेता है कि ये तो महिलाओं को करना ही चाहिए, ये उनके लिए स्वाभाविक है। नतीजा, समाज इस काम को कोई खास महत्व नहीं देता। ये एक तरह का एक चक्र बन जाता है। क्योंकि पैसे नहीं मिलते इसलिए महत्वहीन है, और क्योंकि महत्वहीन है इसलिए पैसे देने की जरूरत महसूस नहीं होती। और ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत है कि ये काम आसान होता है। जरा सोचिए, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना,
इसमें लगातार झुकना पड़ता है, भारी बोझ उठाना पड़ता है। गांव में तो पानी या जलाने की लकड़ी के भारी भारी गट्ठर ढोने पड़ते हैं। ये काम शारीरिक रूप से उतने ही थका देने वाले हो सकते हैं जितना कोई भी बाहर का काम। और जब महिलाएं घर के बाहर भी नौकरी करती हैं तो उन पर पड़ता है दोहरा बोझ। मतलब वो ऑफिस में भी काम करती हैं और फिर घर आकर भी सारा काम संभालती हैं। घर के बाहर पेड जॉब और घर के अंदर अनपेड जॉब। इसका नतीजा ये होता है कि महिलाएं अक्सर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा घंटे काम करती हैं और उनके पास अपने लिए, आराम के लिए बहुत ही कम वक्त बचता है। अब इन सारी बातों को, इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को जमीनी हकीकत में समझने के लिए चलिए दिल्ली की एक घरेलू कामगार मिलानी की कहानी सुनते हैं। उनकी कहानी इन सब बातों को एक मानवीय चेहरा देती है। मिलानी बताती हैं, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में थी। मेम साहब बहुत अजीब थीं क्योंकि वो कोई भी काम करवाने के लिए चिल्लाती थीं। वो एक 3 मंजिला घर था और वहां की मालकिन, जिन्हें वो मेम साहब कहती थीं, हर छोटी बड़ी बात पर सिर्फ चिल्लाती थीं। सोचिए काम का माहौल कितना तनाव और डर भरा रहा होगा। और बात सिर्फ चिल्लाने तक नहीं थी। वो कहती हैं, नाश्ते में हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें कभी तीसरी रोटी नहीं मिल सकती थी। दिन भर की इतनी मेहनत के बाद खाने को सिर्फ 2 सूखी रोटियां, तीसरी रोटी की तो गुंजाइश ही नहीं थी। भूख का आलम यह था कि वो कहती हैं 2 अन्य लड़कियां मुझसे एक अतिरिक्त रोटी देने की भीख मांगती। मैं चुपके से उन्हें दे देती और अपने लिए भी एक अतिरिक्त बना लेती। सोचिए पेट भरने के लिए भी उन्हें चोरी छिपे ये सब करना पड़ता था। ये दिखाता है कि सिर्फ गुजारा करने के लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और मुश्किलें सिर्फ खाने तक ही नहीं थीं। उन्हें घर के अंदर चप्पल पहनने तक की इजाजत नहीं थी। कड़ाके की सर्दियों में ठंडे फर्श पर नंगे पैर काम करने की वजह से उनके पैर सूज जाते थे। लेकिन उनकी इस तकलीफ की किसी को कोई परवाह नहीं थी। और अंत में मेलानी का ये सवाल जो दिल को छू जाता है। वो कहती हैं, मैं मेम साहिब से डरती थी, लेकिन मुझे गुस्सा और अपमान भी महसूस होता था। क्या हम थोड़े सम्मान के हकदार नहीं थे? वो डरती जरूर थीं, पर अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा भी आता था, बेइज्जती महसूस होती थी। और उनका सवाल बहुत सीधा है कि हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम थोड़े से सम्मान के भी हकदार नहीं? मेलानी की कहानी वाकई दिल दुखाने वाली है, लेकिन ये असमानता की पूरी कहानी नहीं है। अच्छी बात यह है कि चीजें बदल रही हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, समानता की ओर बढ़ते कदम। देखते हैं कि इस स्थिति को बदलने के लिए हमारा समाज और सरकार क्या कदम उठा रहे हैं। देखिए, समानता सिर्फ एक पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हमारा संविधान खुद कहता है कि महिला या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। जैसे कई गांवों में आंगनबाड़ी या बाल देखभाल केंद्र खोले गए हैं। इससे क्या होता है? इससे महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना काम पर जाने का मौका मिलता है। इसके अलावा एक कानून भी है जो कहता है कि जिस भी संस्था में 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं, उन्हें क्रेच यानी शिशुगृह की सुविधा देनी ही होगी। ये सब कदम देखभाल के काम को एक साझा जिम्मेदारी बनाने की तरफ हैं। तो हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा अदृश्य काम है जो हमारी दुनिया को, हमारे समाज को चला रहा है? और सबसे जरूरी सवाल कि हम सब मिलकर उस काम को वो महत्व और सम्मान देना कैसे शुरू कर सकते हैं जिसका वो हकदार है। इस पर जरूर सोचिएगा।